एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि आपके पास एक यू शेप कोई ट्यूब है, और इसका जो बेस है वो बहुत ही पतला है, नेग्लिजिबल एरिया का। ये एक ट्यूब है। ट्यूब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दोनों साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, दोनों साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अलग अलग भी दिया जा सकता है। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनको ध्यान से समझिएगा। इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक, क्या बोलते हैं उसको, वाल्व लगा दिया है ताकि इसका लिक्विड इधर से उधर ना। दिस इज द वाल्व। और इस पार्ट में लिक्विड जो है, इस पार्ट में लिक्विड H1 हाइट तक उठा हुआ, H1 हाइट तक लिक्विड उठा हुआ है। और दूसरे साइड में जो लिक्विड है वो H2 हाइट तक उठा हुआ है, जो H2 H1 से कम। ठीक है। Recording in progress. ये सिचुएशन। अगर हम इस वाल्व को खोल दें, अगर हम इस वाल्व को खोल दें तो क्या होगा? अगर हम इसको ओपन कर दें, इस वाल्व को खोल दें, तो क्या होगा? इधर से लिक्विड डाउन होंगे, इधर से लिक्विड ऊपर उठेंगे, है ना? इधर से लिक्विड डाउन होंगे और इधर से लिक्विड ऊपर उठेंगे, और दोनों आर्म में लिक्विड का लेवल सेम हो जाएगा। दोनों आर्म में लिक्विड का लेवल सेम। ये सब आपको भाषा में दिया हुआ है। मैं बस एक डायग्राम के साथ लिख रहा हूँ ताकि इंग्लिश लिखने की जरूरत ना। और ये H हाइट तक जाकर के दोनों स्टेबल हो जाए। आपको दिया हुआ है रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये इनिशियल है, ये इनिशियल सिचुएशन है, और ये फाइनल सिचुएशन। उसका फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन valve is removed। जब हम वाल्व को रिमूव कर देते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या? What will be the work done by gravity? This is the question. बेसिकली हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम जो अपना एक कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको यूज करना चाहते हैं। तो देखो ध्यान से और सीखो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है मेरे पास?
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही मेरे पास फॉर्मूला, हम इसी को यूज करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी है, कंजर्वेटिव फोर्स में यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी और कोई दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। और यहाँ हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी। माइनस को ये जो माइनस है उसमें हम इसमें डाल, तो पता है अब चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो बाहर वाला माइनस उसको अंदर डाल देंगे तो इनिशियल पहले आ जाएगा, फाइनल बाद। इनिशियल की ये स्थिति है, फाइनल की ये स्थिति। और ये जो नीचे का पार्ट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल वॉल्यूम का पार्ट, जो लेंथ में है, इस पार्ट में कोई भी मान लो वॉल्यूम लिक्विड का वो ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू दी वर्टिकल लिम्स। बताइए तो इनिशियल स्थिति में आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल, अरे जो इनिशियल स्थिति है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल? सर मास आ जाएगा A इंटू H1 से इंटू रो से। वेरी गुड। और फिर सर G और H1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, H1 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर ऑफ सर मास इनिशियल के लिए। हाँ इनिशियल के लिए ध्यान से देखिए, हमने बताया था पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी गलती नहीं कर सकते। हमने आपको एक रॉड के रूप में सिखाया था, ये देखिए, ये जो रॉड है जिसकी लेंथ L है और इसका मास M है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखे थे, M इंटू जी इंटू एच। एच की जगह क्या लिया था, सेंटर ऑफ मास की हाइट लिया था ना। यस सर। सेंटर ऑफ मास की हाइट लेंगे दैट इज L/2। चलिए तो समझ में आ गया, सेंटर ऑफ मास की हाइट लेंगे तो फटाफट बताइए इस ये जो लिम्ब है, ये जो है ये वाला पार्ट, इसका मास कितना हुआ, ये जो पूरा भरा हुआ है, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हो गया क्या, एरिया इंटू हाइट H1, ये हो गया वॉल्यूम है ना, इंटू डेंसिटी, डेंसिटी हो गया रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, ये हो गया आपका मास लेफ्ट साइड, इंटू जी इंटू एच। एच का मतलब सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ से, अगर हम इसको रेफरेंस लाइन के रूप में ले लेते हैं, ये रेफरेंस है, ये हो जाएगा H1/2। ये लेफ्ट साइड का हुआ पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा साइड का भी बता दो, ये वाली जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो बोलो एरिया इंटू H2 इंटू रो, एरिया इंटू हाइट हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास इंटू जी mg इंटू एच। एच की जगह क्या होगा H2/2। ये आपका निकला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली स्थिति की पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे वाली की बताइए पोटेंशियल एनर्जी, ये जो है ये वाला जो फाइनल स्थिति में है, इसका मास, ये वाले जो पार्ट है इसका मास क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास इंटू जी इंटू H/2 प्लस इसका भी वही हो जाएगा क्योंकि वही हाइट है, इसका भी मास वही हो, A इंटू एच इंटू रो इंटू जी इंटू अगेन H।
ये वैल्यू है। और आप यहाँ कह सकते हो कि चूंकि नीचे के पार्ट तो दोनों में सेम ही है, तो जब हम इसको वाल्व को हटा देंगे और जब ये इस तरह से मैनेज्ड हो जाएगा, यहाँ पर जो टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड है और यहाँ पर जो टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड सेम रहेंगे। आप कह सकते हो कि H1 प्लस H2 दैट विल बी इक्वल टू H प्लस H। ठीक है मैडम? यस सर। तो H बराबर क्या लिख सकते हैं? H1 प्लस H2 बाई 2। बस आप यहाँ H की जगह प्लेस कर दो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। चलो फटाफट इसका आंसर निकालो। आप लोग सभी कैलकुलेट कीजिए। इसका आंसर हम आपको देते हैं। इसका जो वर्क डन बाय ग्रेविटी का आंसर है वो है रो इंटू ए इंटू H1 माइनस H2 बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू सी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपके सामने ये वाली रिलेशन पड़ी हुई है। इतना लंबा एक्सप्रेशन आपके सामने है, इसी को सिंप्लीफाई करो। तो बताओ भाई, लेफ्ट साइड में यहाँ क्या दिख रहा है? ए रो जी बाई 2, 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 सब में है, कॉमन ले लिया। क्या बचा? H1 स्क्वायर बाई 2, नहीं 2 तो बाहर कर लिया ना, 2 तो बाहर कर लिया। H1 स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? प्लस H2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर यहाँ पर और H2 स्क्वायर यहाँ पर, माइनस यहाँ पर क्या बचा भाई? H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर 2H स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करो। ए रो जी बाई 2, हमको H1 H2 के टर्म में ही आंसर करना। H की वैल्यू आपको इतनी दी हुई है, यहाँ रख दीजिए। H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू H1 प्लस H2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू जा 4। ये जो नीचे में 2 है, इसका चूंकि स्क्वायर करेंगे तो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाए, 2 बचेगा यहाँ। बताओ, ए रो जी बाई 2 लेफ्ट साइड में, ये हो गया 2 H1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर माइनस H2 स्क्वायर माइनस 2 H1 डिवाइडेड बाई, तो H1 स्क्वायर और एक H1 स्क्वायर घट जाएंगे, H2 स्क्वायर एक H2 स्क्वायर घट जाएंगे। क्या बचा फाइनली? H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर माइनस 2 H1 H2, ये हो जाएगा H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर। फाइनली मेरे पास जो रिलेशन दिख रहा है वो है ए रो जी बाई 4 टू जा 4 H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर। इसको हम सजा सकते हैं ए रो जी H1 माइनस H2 बाई 2 का होल स्क्वायर, को भी अंदर डाल दिया ताकि मेरा रिलेशन जो आपको यहाँ दिया हुआ है उस पर। So this is the answer of this question. Okay. तो
वर्क डन बाई ग्रेविटी अगर निकालनी हो उसका तो फॉर्मूला mgh है, लेकिन आप पोटेंशियल एनर्जी यूज करके भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया विधान? यस सर। नेक्स्ट, ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। ये आपके पास एक चेन है, there is a chain, और ये जो टेबल है वो टेबल स्मूथ है, that table is perfectly smooth। हमने क्या किया, हमने क्या किया कि एक फोर्स लगा के, अच्छा यहां पर दिया हुआ है कि इसका 2/3 पार्ट ऑफ लेंथ टेबल पर है और 1/3 पार्ट ऑफ लेंथ जो है वो लटका। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर आप अपना दिमाग लगाकर अप्लाई कीजिए। एक चेन है जिसका 2/3 पार्ट टेबल पे है, 1/3 पार्ट ऑफ लेंथ जो है वो लटका हुआ है। एक फोर्स हम इधर में अप्लाई करते हैं, फोर्स इज अप्लाई, और ये फोर्स बहुत ही स्लोली इस चेन को पीछे बैक टेबल पर खींच रहा है। तो पीछे अगर बैक खींचता जाएगा तो क्या होगा, लटका हुआ पार्ट लटता जाएगा और टेबल पर उसकी लेंथ बढ़ती जाएंगी, और जब ये चेन की पूरी लेंथ टेबल पर आ जाएगा, और याद रहे कि ये जो फोर्स है उसको स्लोली खींच रहा है, यहां पर भी ये फोर्स का लगना बंद। जब पूरी बैक टेबल पर चेन चला गया तो ये फोर्स का लगना बंद। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है इफ चेन brings back to table, जब hanging part of chain brings back to the table slowly, शर्त याद रखिएगा स्लोली है, find the work done by F। ये जो फोर्स मैंने लगाया है ये कितना काम करेगा, ये टेबल लटका हुआ पार्ट को टेबल तक लाने, ये लटका हुआ पार्ट टेबल तक लाने में इस फोर्स को कितना काम करना, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे आप? अच्छा एक बात बताओ वेदांत, ये जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कांस्टेंट लगेगा कि वेरिएबल? सर वेरिएबल लगेगा। वेरिएबल फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स लगेगा वो वेरिएबल लगेगा। अच्छा फोर्स वेरिएबल जो लगेगा तो उसकी वेरिएशन क्या होंगी? डायरेक्शन तो फोर्स के वही रहेगी।
यस सर। मैग्नीट्यूड चेंज होंगे वेरिएबल में। हाँ सर, मैग्नीट्यूड कम होगा। मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा क्योंकि साफ दिख रहा है कि यहाँ पर फोर्स और यहाँ पर फोर्स का वैल्यू 0 हो रहा है, तो फोर्स जो है वो जरूर चेंज। तो हम वेरिएबल फोर्स के कॉन्सेप्ट को भी यूज करके वर्क डन बाय फोर्स निकाल सकते हैं। चलो हम उसको निकालते हैं, पहले देखते हैं, ट्राई करते हैं। सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट मेथड। जब आपको ये पता चला कि फोर्स वेरिएबल, हियर फोर्स एक्टिंग इज वेरिएबल, और अगर ये वेरिएबल है तो इसकी वेरिएशन कुछ होंगी। इसकी अगर वेरिएबल है तो इसकी वेरिएशन कुछ होंगी। अच्छा, ये फोर्स का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ पर। जो लटका हुआ पार्ट है उस पर, है ना? अगर देखो, अगर मान लो कि अगर आप इस चेन को यहां से काट देते हो तो क्या आपको इधर कोई फोर्स लगाने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं है। इसका मतलब ये जो लटका हुआ पार्ट है उसी को होल्ड करके रखने के लिए फोर्स लगाने की जरूरत है। और जैसे जैसे ये लटका हुआ पार्ट कम होता जाएगा, जैसे जैसे ये कम होता जाएगा, वैसे वैसे ये फोर्स घटता जाएगा, और कम होता जाएगा, ये वाला फोर्स घटता जाएगा, और कम होता जाएगा, ये वाला फोर्स घटता जाएगा। जब ये पूरा चेन टेबल पे चला जाएगा, लटका हुआ पार्ट गायब हो जाएगा, तो फोर्स लगना भी बंद हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पर फोर्स लगेगा वो फोर्स की वैल्यू लटके हुए चेन के मास के वेट के बराबर में, मान लिया जाए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये लटका हुआ लेंथ है, दैट इज एक्स। इस एक्स लेंथ का जो वेट फोर्स होगा कितना होगा? एम एक्स बाई एल इंटू जी, यही होगा ना वेट। आपको पता है चेन का मास दिया हुआ है, चेन का मास एम दिया। चेन इज यूनिफॉर्म, ये भी इंक्लूड कर दो। चेन इज यूनिफॉर्म एंड द मास ऑफ द चेन इज एम। टोटल मास ऑफ द चेन इज एम। ये कैसे निकाले, समझ में आया? तो लटका हुआ चेन का मास, लीनियर मास डेंसिटी। हाँ, लीनियर मास डेंसिटी से, या नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल लो ना। एल लंबाई चेन का मास एम है, तो इकाई लंबाई चेन का मास एम बाई एल है। एक्स लंबाई चेन का मास क्या हो जाएगा? एम एक्स बाई एल। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। ये मास निकल गया, उसमें जी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। तो फोर्स का जो वेरिएशन होगा वो बराबर होगा एम जी एल। यही वेरिएबल फोर्स है, यही वेरिएबल फोर्स यहाँ पे। और इस वेरिएबल फोर्स के वर्क डन आप कैलकुलेट करें। इस वेरिएबल फोर्स के वर्क डन कैलकुलेट करें। चलो हम यही वर्क डन कैलकुलेट, वर्क डन बाई एफ। वेरिएबल फोर्स है तो एफ डॉट डी एक्स। एफ का वैल्यू आपको पता है, एम जी एल एक्स डी एक्स। कि फोर्स जिधर लग रहा है उधर में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है इधर में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो बीच का एंगल 0। कितना लेंथ खींचना है इस फोर्स को? तो 0 से लेकर L/3 पार्ट ऑफ लेंथ ही खींच। फोर्स को कितना डिस्प्लेस होना है? तो उतना ही डिस्प्लेस होना है जितना पार्ट लेंथ चेन का लटका। 0 से लेके L/3 फोर्स को डिस्प्लेस। इंटीग्रेट करो और आंसर करो। यहां हो जाएगा m g बाई l, x dx का हुआ x²/2, 0 से लेकर L/3 तक।
ये हो जाएंगे mg/2l और अंदर में जो हो जाएंगे l²/9, 3 3 जा 9 और 1 काट 0 आ जाएगा। ये l कैंसिल हो जाएंगे और इसके आंसर आएंगे क्या, इसके आंसर हो जाएंगे mgl/18। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब देखो, चूंकि हम अब वर्क एनर्जी थ्योरम सीख चुके हैं, तो हम इसको अब वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व, सेकेंड मेथड। बस कॉन्सेप्ट को सीखना है, बाकी आप अपने सुविधा से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सेकेंड मेथड में वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, ज्यादातर हम यही यूज, आप वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी यूज कर सकते, उससे भी रिलेशन नहीं आएगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में 3 गो के वर्क डन हमको निकालने होते हैं और इस केस में इस वर्क एनर्जी में सिर्फ हमको 2 ही के वर्क डन निकालने। आगे बात कीजिए, यहां पे बताओ तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? इस इनिशियल स्थिति से इस फाइनल स्थिति तक जाने में क्या एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा है? क्या आप कोई खींच रहे हो या आप ठेल रहे हो? एफ लग रहा है। एफ लग रहा है। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इन दिस सिचुएशन। क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स ऐसा कोई लग रहा है यहाँ? नहीं सर, नहीं लग रहा। इसका मतलब कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया 0, यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल में हम डायरेक्ट लिख देते हैं वर्क डन बाय एफ और ये हो गया 0। मैकेनिकल मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल माइनस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल। आप अच्छे से समझ लो, उसके बाद जितना फास्ट तुम अपना मर्जी से कर सकते। अच्छा बताओ, फाइनल स्थिति ये है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए हमें मोशन लेना पड़ता है, मास और वेलोसिटी देखना पड़ता है, और पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमको पहले रेफरेंस लेना पड़ता है, उसके अनुसार फिर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। क्योंकि यहां स्लोली मूव कर रहा है, मतलब हम उसकी वेलोसिटी को एज्यूम करेंगे 0, ऑल द टाइम द वेलोसिटी इज 0। बहुत धीरे धीरे सरक के इसको खींच रहा है पीछे की तरफ। फोर्स हमेशा इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, जो लटका हुआ पार्ट। सो हम इनिशियल भी काइनेटिक एनर्जी 0 मानेंगे और फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हम एक रेफरेंस का चुनाव करते हैं। रेफरेंस हम यही चुन लेते हैं, टेबल के सतह पर रेफरेंस। दिस इज द रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन। तो बताओ, इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ये जो फाइनल स्थिति आपकी दिख रही है चेन की, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलो। बोलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल सेंटर ऑफ मास इसका रेफरेंस पे ही है, ये 0 हो गया भाई। फाइनल
कि काइनेटिक भी जीरो और पोटेंशियल भी जीरो। चले जाओ इनिशियल के पास, ये चले जाओ इनिशियल, ये वाली इनिशियल, बताओ इनिशियल में काइनेटिक तो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक जीरो है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसका बोलो, ये जो लटका हुआ, ये जो टेबल का पार्ट है, इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होंगी, होंगी ना? यस सर। ये जो लटका हुआ, ये जो टेबल पर जो पार्ट है, इसके दो पोटेंशियल एनर्जी बनेंगे, एक जो पार्ट टेबल पर है चेन का उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और एक जो लटका हुआ पार्ट है उसकी पोटेंशियल। तो टेबल पर जो पार्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और ये जो लटका हुआ पार्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लिखें। तो टेबल का जो पार्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और वो जो लटका हुआ पार्ट है ये वाला, उसका मास क्या हुआ, m/3 है ना, 1/3 ऑफ लेंथ है तो m/3 इंटू जी इंटू एच। एच का मान कितना होगा, एच का मान ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, ये ना एच होगा, इट इज L/6, 1/3 लेंथ है तो इसका हाफ कर देंगे तो L/6 होगा ना, यस माइनस L/6। माइनस क्यों, रेफरेंस के नीचे माइनस क्यों, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। रेफरेंस नीचे है, रेफरेंस ऊपर है और ये नीचे। क्या बोले थे पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, वो हम नहीं सिखाए थे आप, अब सिखा के भूल गया। कहाँ है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट, रेफरेंस के नीचे पोटेंशियल एनर्जी माइनस, रेफरेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी प्लस है, रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। रेफरेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh, रेफरेंस इसका पार्ट का मान जीरो हो गया, ये पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी आई, और रेफरेंस के नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस। एच का वैल्यू हम सेंटर ऑफ मास की दूरी लेंगे रेफरेंस। ये हो गया, बताइए सिंप्लीफाई करके क्या आएगा रिजल्ट, ये माइनस हो गया प्लस, और mgl divided by 6 3s are 8, so this is the answer। समझ आया वेदांत, समझ में आया? यस सर। कॉन्सेप्ट को सीखना है, वैसे हजारों प्रॉब्लम मिलेंगे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से ना लगा के सॉल्व। चलिए हम आगे बढ़े आगे। हम यही प्रॉब्लम फिर लेते, यही प्रॉब्लम फिर लेते। ये आपकी चेन है, चेन का L/3 पार्ट लटका हुआ है, 2/3 पार्ट ऑफ लेंथ टेबल पर है, चेन की मास m है, और ये जिस टेबल पर है वो टेबल में फ्रिक्शन है जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। प्रॉब्लम कहता है कि द चेन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, चेन इज रिलीज्ड फ्रॉम
rest. Find the work done by friction when chain slips off the table completely. जब ये चेन टेबल को छोड़ देगा, मतलब कि छोड़ने के बाद ये चेन चलना शुरू कर देता है, ये प्रॉब्लम की स्थिति के अनुसार ये जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है चेन को चलने से रोकने के लिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ क्या होगा ये। इसी में एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चेन when it slips off. जब ये चेन टेबल को छोड़ देगा उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये भी बताओ। This is the situation. अच्छा एक बात बताओ, जब हम चेन छोड़ देंगे और ये धीरे धीरे नीचे आएगा तो नीचे आने के क्रम उसकी स्पीड सेम रहेंगी या बढ़ती जाएंगी या घटती जाएंगी? घटती तो नहीं जाएंगी, सेम रहेंगी या बढ़ती जाएंगी? बढ़ती जाएगी सर। बढ़ती जाएगी। और इसका रीजन साफ दिख रहा है, क्योंकि नीचे जो लटका हुआ मास है वो बढ़ता जाएगा और उसको रोकने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है उस फ्रिक्शन की वैल्यू घटती जाए, क्योंकि उस पर टेबल के ऊपर जो मास रखा हुआ है वो मास घटता जाएगा, उसके कारण नॉर्मल फोर्स घटता जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो सेम रहेगा लेकिन नॉर्मल फोर्स घटता है। नॉर्मल फोर्स के घटने से फ्रिक्शन फोर्स घटता है। तो चेन को चलने से रोकने वाला फोर्स घटता जाएगा और चलाने वाला जो फोर्स है, वेट फोर्स, जो लटका हुआ पार्ट का वेट फोर्स है वो बढ़ता है। इसलिए नेट फोर्स जो है उस पर लगेंगे ग्रेविटी के कारण, और उस कारण से चेन की स्पीड बढ़ती जाएंगी। और जब चेन टेबल को छोड़ने की स्थिति में होगा तो चेन के पास अच्छी खासी स्पीड होगी। आपको चेन की स्पीड भी निकालनी। चलिए, सबसे पहली बात हम यहाँ ये डिस्कस करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन के साथ। तो आप हमें ये बताओ कि यहाँ पे चेन के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट लगेगा या वेरिएबल? हाँ जी, चेन पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट लगेगा या वेरिएबल? इसका जवाब है वेरिएबल। कैसे? जब हम चेन छोड़ देंगे और ये जब स्लाइड करना शुरू करेगा तो ये जो पार्ट ऑफ मास ऑफ चेन जो टेबल पर है उसी का एक वेट फोर्स नीचे बनेगा। मान लो इसका मास m1 है और ये लटका हुआ पार्ट का मास है, एक नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, सरफेस के द्वारा एक ऊपर में नॉर्मल काम करेगा और एक पीछे का डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे। और ये फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, दैट इज म्यू k इनटू n। और ये लटका हुआ जो मास है उसका mg तो होगा ही। छोड़ देने से क्या बात होगी? छोड़ देने से बात ये होगी कि जो टेबल के पार्ट में जो मास है, ये जो मास है वो वैल्यू घटता जाए, तो ये जो m1g है वो घटता जाए और
और m2g जो है ये मास जब बढ़ता जाएगा इसकी फोर्स वैल्यू बढ़ती जाएगी। हमें इस फोर्स से कोई मतलब नहीं है इस प्रॉब्लम, हमें बस मतलब है इस फोर्स, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो m1g के बराबर है और टेबल की लेंथ जो है घटती जाएंगी तो m1g का मान घटता जाएगा, तो नॉर्मल घटता जाएगा। नॉर्मल के घटने से फ्रिक्शन फोर्स घटता। So in this case, as the chain moves down, as chain moves down, normal decreases, hence friction decreases. नॉर्मल घटता जाएगा तो फ्रिक्शन भी घट, जिसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल फोर्स हो गया ना। अजी हेलो, फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल फोर्स हो गया ना, तो फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल फोर्स हो। अब हमको बताइए फ्रिक्शन फोर्स की वेरिएशन क्या ले। फ्रिक्शन फोर्स का तो डायरेक्शन हमेशा यही रहे, इसका मतलब वेरिएबल हुआ तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज। फ्रिक्शन फोर्स की हम वेरिएशन क्या लेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स की वेरिएशन लेंगे जो पार्ट ऑफ लेंथ यहां किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में एक्स है, ये एक्स, चेन की वो पार्ट ऑफ मास जिसके कारण नॉर्मल बन रहा है, यही एक्स के चेंज करने से नॉर्मल चेंज हो रहे हैं और नॉर्मल के चेंज से फ्रिक्शन चेंज हो रहे हैं। तो ये जो पार्ट ऑफ एक्स है इसका मास बताइए कोई बच्चे। ये हो जाएंगे m x बाई l इंटू। तो फ्रिक्शन फोर्स जो वेरिएबल फोर्स होंगे वो म्यू इंटू n और n बराबर होगा mx बाई l इंटू c। क्या इतनी समझ में बात आई मिथलेश? इज दैट क्लियर? यस सर। अब हम फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन निकालें, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन फ्रिक्शन डॉट dx। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कोई बच्चा बोलो, म्यू एम एक्स बाई एल इंटू जी इंटू डी एक्स, और ये होगा 0 से लेकर इंटू कॉस 180 भी तो होगा ना, क्योंकि चेन का डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे। 0 से लेकर 2l/3, चेन की लेंथ जो है वो ऊपर में 2l/3, चेन की लेंथ 2l/3 है, 2l/3 तक इसके इंटीग्रेशन। अब बताइए यहाँ पे म्यू एम जी बाई एल, म्यू एम जी बाई एल, एक्स डी एक्स कॉस 180 माइनस बाहर कर ले, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब हो जाएगा 2l/3 का होल स्क्वायर, बाई 2 को बाहर कर लिया, ये वो हो गया 0। कैलकुलेट कीजिए और बताइए इसका वैल्यू क्या आएंगे, -2, ऊपर में 4 हो जाएंगे ना, 2 दूनी 4 में से 2 कट जाएंगे, 2 म्यू एम जी एल बाई 9। देखो तो सही है? यस सर। So this is the
वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जब ये चेन टेबल छोड़ देगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। नाउ टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। मेरे पास शुरुआत की स्थिति यही है। शुरुआत की स्थिति में 2L/3 पार्ट टेबल पे है, L/3 पार्ट लटका हुआ है, और जब ये चेन छोड़ दिया जाता है इसकी इंटायर लेंथ जो है वो टेबल वाली वो सब लटक, ये ऐसा हो जाता, ये L हो जाता, और यहां इसके पास वेलोसिटी भी आ जाता है ना, यहां इसके पास वेलोसिटी भी आ जाता है। इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आया। इसके पास वेलोसिटी आ गया, इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कैसे निकालोगे वेलोसिटी? अगर वेलोसिटी निकाल लिए तो मास mv²। अच्छा यहां देखो तो, जब ये सब कोई बताना, जब ये हम टेबल की ये चेन की जब ये वाली स्थिति होगी तो क्या इसके हर एक कड़ी में जितनी भी चेन की कड़ियां हैं क्या सबकी स्पीड सेम होंगी या अलग अलग की स्पीड अलग अलग होंगी? तो बोलो भाई। सेम ही होना चाहिए। ये जो कड़ियां हैं, छोटी छोटी जो कड़ियां हैं, एक कड़ी एक कड़ी एक कड़ी एक कड़ी है, हर एक कड़ी आपस में दूसरे से कनेक्टेड है ना। हर एक कड़ी चूंकि आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है तो सब कड़ी की स्पीड सेम, सब कड़ी की स्पीड सेम होंगी, और चेन की पूरी मास m है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिख सकते। अगर अलग अलग कड़ी की स्पीड अलग अलग होती तो काइनेटिक एनर्जी सब कड़ी का अलग अलग लिखना पड़ता, हाफ m1 v1² हाफ m, तो वो ऐसे हो। एनीवे यहाँ पर हर एक कड़ी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक कड़ी जितना चलेगा दूसरा भी खींच के उतना ही चलेगा, हर एक कड़ी की स्पीड सेम। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, स्पीड भी निकालना होता तो हम निकाल सकते। ये आपकी इनिशियल स्थिति है, ये आपकी फाइनल स्थिति। बताओ इनिशियल से फाइनल जाने में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं। मेरे पास क्या फॉर्मूला है? मेरे पास फॉर्मूला है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम मेरे पास, इसी को हम अप्लाई करेंगे। अब बताइए आप लोग, इनिशियल से फाइनल जाने में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है यहाँ पे? नहीं सर, नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन हो गए जी। अब बताइए क्या इनिशियल से फाइनल जाने में क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है? यस सर। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ किस रूप का है? फ्रिक्शन है। यहाँ हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखें। मैकेनिकल लिखने के लिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल चाहिए, और पोटेंशियल लिखने के लिए हमको रेफरेंस लेना, तो रेफरेंस हम टेबल, दिस इज द रेफरेंस।
रेफरेंस आप कहीं भी ले सकते हो ग्रेविटी फोर्स के केस। चलिए आगे बात करते हैं। मैकेनिकल फाइनल बताइए, यहाँ पर का जो मैकेनिकल, ये जो फाइनल स्थिति है इसमें इसकी मैकेनिकल बोलनी है, काइनेटिक बोलनी है और पोटेंशियल भी बोलनी है। काइनेटिक कोई बच्चा बोलो, काइनेटिक तो निकालना ही है ना वेदांत। यस सर। और पोटेंशियल बोलो इसका, एम जी L/2। माइनस एल बाई टू, नीचे है ना वो, यस सर। रेफरेंस के नीचे। चलिए ये तो हो गया फाइनल की मैकेनिकल एनर्जी। अब जाइए इनिशियल के पास। इनिशियल की काइनेटिक बोलिए। काइनेटिक तो जीरो है क्योंकि रेस्ट से छोड़ा है। और पोटेंशियल बोलिए, तो पोटेंशियल में ये जो चेन जो टेबल के ऊपर में रखा हुआ है उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होंगी। और ये जो पार्ट लटका हुआ है चेन का उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो मास हो जाएगा m/3 इंटू जी, और h हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास यहां से यहां तक L/6, तो L/6 माइनस में। ये माइनस प्लस लिखने में गलती मत करना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स मैंने इसके पहले कैलकुलेट किया हुआ है, साइड में देखिए। वर्क डन बाई फ्रिक्शन आप रख सकते हो -2 म्यू एम जी एल बाई 9, -2 म्यू एम जी एल बाई 9। राइट साइड में काइनेटिक एनर्जी यही निकालना है, और पोटेंशियल हो जाएंगे mg/2 यहां से, और इधर हो जाएंगे प्लस में, माइनस माइनस प्लस में mg/16। और इसको सिंप्लीफाई करके आप काइनेटिक एनर्जी बोल सकते। इधर से क्या आ जाएंगे वेदांत, काइनेटिक एनर्जी माइनस mgl, ऊपर में यहाँ 8 हो जाएगा, तो 8 में 1 जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 16। इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएंगे 7 mgl/16 -2 म्यू mgl/9। ठीक है, ये आपके आंसर। mgl को कॉमन ले लो, के बाद समझ आया। सुबह mgl/18 होगा। 18 होगा तो 18 कर लो, 1 मिनट। अच्छा यहाँ 16 है तो कहाँ 18 होगा, ओहो यस यस, नॉट 16, देयर विल बी 18। अब जब 18 होगा तो यहाँ 9 9 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 में 1 जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ 8 होगा, और नीचे में 18। कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये फर्दर भी कैंसिल हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 4, ये हो जाएंगे 9, 4/9। ठीक है आइनश, सर मेरा आंसर 2 mgl/9 into 2 minus mu आया। सिंपलीफाई यहाँ देखो ना, ये सर चेक करता हूँ। यहाँ 9 9 मल्टीप्लाई किया तो 9 दूनी 18, नीचे 18 आ गया, 9 से 1 घट गया तो 8 बचे, 8 और 18 घट गया 4 और 9 से। इसको आप कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद क्या आएंगे, 2 mgl/9 कॉमन,
2mgl by 9 कॉमन, तो 2 minus ये सो सही है। this will be the answer. चलो आगे बढ़े। ध्यान से, ये एक छत है हाइट एच पर, एच हाइट पर एक छत। यहां पर से हम एक बॉडी को, एक मास m है, इसको v स्पीड से थोड़ा उठा के फेंक देते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हुए वो इस तरह से गया और वापस ये जमीन पर आकर के हिट किया। क्वेश्चन है फाइंड v1, ग्राउंड पर कितनी स्पीड से आके टकराएगा। ग्राउंड पर वो कितनी स्पीड से टकराएगा। अब इसको तुम प्रोजेक्टाइल मोशन यूज करके बना सकते हो, और नहीं तो तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के बना सकते हो। मास चला कहां से, ए से, और वो चला बी तक। हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कोई बच्चा बोलो क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव बराबर मैकेनिकल फाइनल माइनस इनिशियल। बताइए, ए से बी जाने में, ए टू बी मोशन में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? नहीं सर। ए से बी जाने में क्या कोई फ्रिक्शन वगैरह कोई फोर्स लगा? नहीं सर। दोनों जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी फाइनल बराबर मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इस स्थिति में होगा, इस सिचुएशन। समझ में आ रहा है मोहित कुमार? यस सर। चलो जाओ, फाइनल के पास जाओ और काइनेटिक पोटेंशियल दोनों जोड़ के बोलो। ये है फाइनल मतलब बी, यहाँ फाइनल मतलब हो गया बी, इनिशियल मतलब हो गया ए। बता, बी पर की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1। पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमेशा रेफरेंस का चुनाव पहले करना। इस केस में हम रेफरेंस को ग्राउंड पे ही ले लेते हैं। बी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएंगे। यस सर, रेफरेंस। जाओ ए के पास, ए का काइनेटिक बोलो। हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल बोलो। एम जी एच। एम जी एच। एम 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 कैंसिल हो जाएंगे और v1 बराबर होगा v स्क्वायर प्लस 2gh स्क्वायर। समझ में आया वेदांत? यस सर, लेकिन इसमें सर जो इक्वेशन निकली है लास्ट में v1 की जो वैल्यू आई है, तो सर ऐसा हमेशा होगा कि हम इस वाले क्वेश्चन में मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, वो लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है ना। थ्रू आउट द मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये हेलो,
लेकिन ये वो नहीं है जो यस सर। काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन नहीं है ये कोई दूसरा इक्वेशन। अच्छा एक बात ये बताओ कि अगर हम रेफरेंस, ध्यान से सुनिएगा सब कोई, अगर हम रेफरेंस को यहां न लेके अगर यहां लेते, ए पर लेते, तो क्या मेरा रिजल्ट बदल जाता या यही रहता? अगर हम रेफरेंस जमीन पर लिए तब ना मेरा ये इक्वेशन बना। यस। अगर हम रेफरेंस यहां ना लेकर कहीं और दूसरी जगह लेते तो क्या मेरा रिजल्ट यही आएगा या कोई दूसरा आएगा? दूसरा आता सर यही आएगा। अजी मोहित कुमार बताओ। तो हम चेक कर लेते हैं। चलो कहां लेना चाहते हो, यहां ले ले। अगर हम रेफरेंस को चेंज कर ले, सीखिए समझिए, तब आप बोल्डली अप्लाई कर पाएंगे कहीं भी। चेंज करेंगे तो ये स्पीड है v1। मैंने कहा कि इस केस में हम रेफरेंस यहां नहीं ले रहे हैं, हम रेफरेंस को कहीं यहां ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं। दिस इज द रेफरेंस। पता नहीं अपने मन से कहीं भी ले लिया, आई डोंट नो कि उसकी हाइट क्या है, मैंने यहां रेफरेंस ले लिया, जमीन से x ऊंचाई पर ले लिया, जमीन से x ऊंचाई पर रेफरेंस ले लिया। वर्क एनर्जी थ्योरम मेरे वही रहेंगे, इसका मतलब मैकेनिकल फाइनल और मैकेनिकल इनिशियल वही रहेंगे। चलो लिखते हैं, जाओ बी के पास, बोलो काइनेटिक, बोल भाई काइनेटिक हाफ mv1 स्क्वायर। और यहां का बोलिए पोटेंशियल, बी का बोलो पोटेंशियल। जिस्ट माइनस एम जी एक्स, माइनस एम जी एक्स, एक्स माइनस मिलेगा, एम जी माइनस एक्स। जाओ ए के पास, बोलो वहां का काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, और वहां का बोलिए पोटेंशियल, एम जी एच माइनस ये हाइट हो जाएंगी रेफरेंस से एच माइनस एक्स। एच माइनस। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको रिजल्ट वही आएंगे, v1 इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2। मतलब कि आपके रेफरेंस के चुनाव से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रेफरेंस जमीन को चुन लो, रेफरेंस को छते पे चुन लो या बीच में कहीं चुन लो, रेफरेंस के चुनाव से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं। ठीक है, ठीक है जी। यस। ये मैंने एक चेक। अच्छा एक बात और यहाँ आपसे मैं पूछ लूं, सपोज कीजिए कि ये जो पार्टिकल है इसको हम एक बारी नीचे की तरफ फेंक देते हैं v स्पीड से, एक बारी इसको हम थोड़ा उठा के फेंकते हैं v स्पीड से, एक बारी इसको हम थोड़ा हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं v स्पीड से, और एक बारी इसको हम वर्टिकली अपवार्ड फेंकते हैं v स्पीड से। सेम स्पीड से हम फेंके हैं, सेम हाइट से। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, हाइट सबका सेम। बताइए किस केस में ये ज्यादा स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा?
इस केस सर से सब में सेम ही करेगा? सेम ही करेगा। हर एक केस में जो ग्राउंड पर टकराने की जो स्पीड होगी वो सेम। यहाँ भी जो स्पीड से वो हिट करेगा, यहाँ भी ऐसे जाकर के वो ग्राउंड पर जो हिट करेगा, यहाँ पर भी ऐसे जाकर के जो ग्राउंड पर हिट करेगा, यहाँ ऊपर उठेगा, फिर नीचे आकर के ग्राउंड को जो हिट करेगा। V1, V2, V3, V4 सब में बराबर। शर्त क्या है? शर्त है कि सेम हाइट से फेंका होना चाहिए, सेम स्पीड से फेंका होना चाहिए, चाहे हम कैसे भी फेंकें। एंगल थीटा इज इमेटीरियल हियर। आप सब में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के अपनी जो जिज्ञासा है वो शांत कर सकते हो कि कैसे सबकी स्पीड सेम होंगी या नॉन। सारी बातें आप आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सिचुएशन। ये एक प्रकार का कर्व स्ट्रक्चर है और यहां से एक पार्टिकल को हम रिलीज करते हैं रेस्ट से। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट एच। ये जो कर्व स्ट्रक्चर है दैट इज स्मूथ, दैट इज म्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे ये ट्रैक खत्म हो जाता है, ये जो ट्रैक है हॉरिजॉन्टल होके खत्म हो जाता है। सरफेस थ्रू आउट स्मूथ है और ये जो ट्रैक है वो स्मॉल h हाइट तक है। ये जो पार्टिकल मैंने यहां से छोड़ा ए पोजीशन से, वो इसके ऊपर में चलते चलते ग्रेविटी के कारण स्पीड बढ़ती गई, नीचे तक स्पीड इसका अच्छा खासा हुआ। फिर उसके बाद उस स्पीड के कारण इनर्शिया मेंटेन करने के लिए आगे बढ़ा। जब ऊपर चढ़ना शुरू किया तो उसकी स्पीड स्लो होनी शुरू हुई और ये ट्रैक पर आया, यहां तक आया। यहां पर स्पीड क्या है ये हमें नहीं पता, ये स्पीड निकालिए। फाइंड v, फाइंड v। फिर इस ट्रैक के खत्म हो जाने के कारण यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल होने की इन्फ्लुएंस से ये अपना मोशन पैराबोला लेगा। इसका जो मोशन होगा फर्दर यहाँ के बाद, चूंकि ट्रैक खत्म हो गया उसके पास स्पीड है, तो इसका मोशन पैराबोला होगा और ये पैराबोलिक मोशन के साथ ये जमीन को आकर के यहाँ पे हिट करेगा। सो यू हैव टू फाइंड स्पीड v। फाइंड v1। फिर उसके बाद यहां से कितनी दूर जाके वो हिट करेगा इस पोजीशन से। फाइंड x। और चौथा है फाइंड h so that x is maximum। ये जो हाइट h है, जहां पे ट्रैक खत्म हुआ उसकी जो हाइट h है, वो h क्या हो, ये जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम दूर जाके, what should be the value of h? What should be the value of h? Also find x in this case, x maximum. Also find maximum value of x. चलो भाई, ये सारी लैंग्वेज में लिखी रहती है, तो मैं आपको लैंग्वेज में पढ़ के आपको बेसिकली फिगर बनाना ही है, क्वेश्चन सजाना ही है।
तो मैं सिचुएशन सजा के आपको रेंज का समझा क्या दिया बता है दिया? कि भाषा क्या है। रेंज का बराबर। चलिए एक एक करके निकालते हैं। चला पहले कहां से बता, जैसे पहुंचा वो बी पर, तो हम पहले V1 निकालने का प्रोसेस करें। फाइंड V निकालना है यहाँ पर स्पीड इसकी 0 है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो बताइए तो A से B तक जाने में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? अरे बोलो भाई नहीं जल्दी सर। जल्दी। क्या कोई फ्रिक्शन लगा? नहीं। सर। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी B का और A का बराबर होगा, A का बराबर होगा। B का मैकेनिकल बताइए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक हो गया हाफ mv², पोटेंशियल हो गया mgh, क्योंकि हम ग्राउंड को रेफरेंस ले। जाओ ए के पास बोलो काइनेटिक। काइनेटिक तो 0 हो जाएगा, तो स्पीड 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg कैपिटल H। m सारे कैंसिल हो गए। यहाँ से V की वैल्यू आएंगी रूट अंडर 2z h माइनस स्मॉल h। चलिए अब यहाँ पर की V निकालनी है, दैट इज द पॉइंट C। तो हम V1 निकालेंगे अब, टू फाइंड V1। कहीं से कहीं भी चला दें, A से C चला दें, और बताइए A से C जाने में मैकेनिकल एनर्जी A का और C का बराबर होगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा और कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा। तो A की बोलिए काइनेटिक एनर्जी, C की C बराबर ये कर देते हैं, C बराबर C का काइनेटिक हो गया हाफ mv1²। पोटेंशियल तो 0 हो गए, तो ग्राउंड पे ही आ गया। और A का काइनेटिक 0 है, हाफ है, m है, 0 स्पीड है, पोटेंशियल लेकिन है mg के। तो वहां पर की स्पीड आपको निकल, तो V1 की वैल्यू आएंगी रूट अंडर 2gh। 2g कैपिटल। अब हम मोशन लेते हैं, इसके फर्दर जो आगे का मोशन है B to C, जो पैराबोलिक मोशन है, वहां से अब इसका मोशन हम सॉल्व करते हैं। B to C पैराबोलिक मोशन, प्रोजेक्टाइल टाइप मोशन है, ठीक है। यहां पहुंचने का टाइम क्या होगा? रूट अंडर 2h/g। यस। यहां से अगर हम छोड़ता है ये t=0 समय में, ये ट्रैक छोड़ता है और वो फिर हवा में मूव करते हुए यहाँ t समय में आता है। यहां से यहाँ तक का टाइम या रूट अंडर। तो यहाँ से ये कितनी दूरी आगे के डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन 0 है। यस। x वैल्यू आप निकाल सकते हो, x वैल्यू v की वैल्यू क्या है भाई? v की वैल्यू है रूट अंडर 2z कैपिटल H माइनस स्मॉल, और t का वैल्यू तो आपके सामने ही है, रूट अंडर 2g/g। तो ये z कैंसिल हो गए, तो x के वैल्यू आ गए अंडर रूट 2 2 जा 4h कैपिटल H माइनस, x के वैल्यू आ गए। x के वैल्यू मेरे आ गए, जो मुझे निकालना था। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ h, दिस इज द वन। और अब हमको इस h की वैल्यू निकालनी है जिस तरह की x का मान मैक्सिमम। वो कैसे निकालेंगे? टू फाइंड x मैक्सिमम
विथ रेस्पेक्ट टू H. तो dx बाई dh जीरो करना होगा ना, Yes, sir. तो dx बाई dh जीरो कीजिए। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 4 कैपिटल H स्मॉल h इंटू एच। डिफ्रेंशिएट कीजिए h के रेस्पेक्ट में, लिख सकते हैं 2x dx बाई DX upon dh, और बाहर ये हो गया h माइनस 2h। और इसको हम अगर जीरो प्लेस करेंगे, जीरो प्लेस करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू एच माइनस 2h इज इक्वल टू 0। यहां से h की वैल्यू आएंगी कैपिटल H बाई 2। कैपिटल H बाई 2 आना मतलब क्या हुआ कि जितनी हाइट से मैंने इसको छोड़ा था, जितनी हाइट से मैंने इसको छोड़ा था, अगर उस हाइट के हाफ हाइट से अगर ट्रैक समाप्त होता है तो उस केस में ये मैक्सिमम दूर जाके गिरेंगे। x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये आप निकाल सकते। x की मैक्सिमम वैल्यू इसमें प्लेस कर दो, रूट अंडर 4 h इज h बाई 2, h माइनस h बाई 2 कितना हो जाएगा, भीतर से h बाई 2 आएगा, 2 कैंसिल, 4 2 जा 4 कैंसिल, h स्क्वायर हो जाएंगे, तो x मैक्सिमम h के बराबर। मतलब जितनी हाइट से ये गिराया गया था उतनी ही मैक्सिमम दूर जाके ये गिर सकता है, इससे ज्यादा दूर वो नहीं गिर सकता। समझ आया? आगे बढ़े। यस सर। एक ये ट्रैक है, ये स्ट्रेट हो गया, और ये जो कर्व ट्रैक है दैट इज फ्रिक्शनलेस, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, यहाँ से इसकी फ्रिक्शन शुरू। अगर हम यहाँ से एक पार्टिकल को रिलीज करते हैं फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम ए हाइट h, है वो तो पहले यहाँ से चल के फ्रिक्शनलेस सरफेस से यहाँ गिरेगा, यहाँ तक आएगा, और यहाँ पर अच्छी खासी स्पीड होगी, और फिर इस स्पीड के इन्फ्लुएंस से वो फ्रिक्शन वाले सरफेस पे चलेगा, तो फ्रिक्शन उसके मोशन को रिटार्ड करेगा, और फाइनली ये कहीं पर जाकर के रुक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, यहाँ से वो गिराया गया, ए पोजीशन से गिराया गया और बी पोजीशन पर जाकर रुक जाता है। तो बताइए कि कितनी ये डिस्टेंस फ्रिक्शन वाले सरफेस पे ये चला है। फाइंड x। ठीक है, चला कहां से, ए से, पहुंचा कहां पर, बी पर। B. तो क्या ए से बी तक जाने में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, नहीं sir. या कोई फ्रिक्शन फोर्स वगैरह लगा? लगा sir.
तो हम वर्क एनर्जी का ये वाला फॉर्म यूज करें। एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन 0, फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन यहां से शुरू होंगे, यहीं से ना शुरू होंगे। यस फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू एम जी, म्यू एम जी कॉस नीचे में एम जी है, कॉस कहाँ है, तो म्यू फोर्स हो गया फ्रिक्शन का म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स, और बीच का एंगल हो गया एक्स फोर्स। क्लियर है वेदांग, इज दैट क्लियर? फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन हम डायरेक्ट लिख दिए। यस ये बी के पास, बी का काइनेटिक बोलिए 0 और बी का पोटेंशियल बोलिए वो भी 0, क्योंकि रुक गया है। जाइए ए के पास, ए का काइनेटिक है 0 क्योंकि वहां से ये छोड़ा गया रेस्ट से, और उसकी पोटेंशियल बोलिए एम जी, एम एम कैंसिल, जी और जी भी कैंसिल। लेफ्ट साइड आएंगे माइनस म्यू इंटू एक्स, cos 180 माइनस हो गए म्यू और एक्स, राइट साइड में आएंगे माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, सो यहां से x की वैल्यू आएंगी h बाई म्यू। आप काइनेमेटिक्स यूज करके भी बना सकते हो। आप यहाँ पर स्पीड निकाल लो, है ना, यहाँ पर की स्पीड निकाल लो वर्क एनर्जी लगा के, और फिर यहां से यहां तक काइनेमेटिक्स लगा दो फ्रिक्शन के द्वारा मोशन, आपको यही वैल्यू है। समझ आया? यस सर। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।